गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूँ जबलपुर से, आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड से। और ये हमारा जो कमेंट सेक्शन से लिए हुए सवालों के जवाबों का जो प्रोग्राम होता है साप्ताहिक, वो मैं कर रहा हूँ। हम सॉरी इसलिए बोलते हैं कि हम मोस्टली शुक्रवार को ये रिलीज़ कर देते थे, पर मैं कोशिश करूँगा कि अगले शुक्रवार से ये फिर ऑर्डर में आ जाए। आई रिक्वेस्ट देवेन जी टू स्टार्ट विथ हिज क्वेश्चंस फ्रॉम यूट्यूब कमेंट सेक्शन। वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सोनोग्राफी हुआ, डुअल मार्कर टेस्ट हुआ, सब कुछ नॉर्मल था, फिर भी बच्चा डाउन सिंड्रोम से हुआ, ऐसा कैसे? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्यों? क्योंकि डाउन सिंड्रोम से बच्चे होने का चांस हर बच्चे में हो सकता है, ऐसा रहता है। अब बात आती है कि फिर हम क्या करते हैं डाउन सिंड्रोम को रोकने के लिए। ये ठीक वैसे ही जैसे कोई कहीं पर कोई हादसा होता है या चोरी होती है, तो हम चोर पकड़ने के लिए जो तरीके अपनाते हैं पुलिस, उसमें सीसीटीवी कैमरा, स्केच, ये सब स्क्रीनिंग मेथड है। अनटिल अनलेस आपको उस वारदात से डीएनए सैंपल मिले और आप किसी को यदि सस्पेक्ट को पकड़े, उसका डीएनए सैंपल उससे मैच हो जाए, तो वो पक्का कहलाएगा कि ये बंदा ही उसका प्रॉब्लम करने वाला था। बात ये होती है कि जितने ड्यूअल मार्कर बोलिए और एनआईपीटी बोलिए, एंटी स्कैन बोलिए, इसमें डाउन सिंड्रोम के बच्चे को पकड़ने के लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट है कि हम काफ़ी हद तक जा सकते हैं कि नहीं ये डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है, पर पक्का नहीं कर सकते। पक्का कैसे करें? या तो हम कोरियन बायोप्सी करके बच्चे का प्लेसेंटा से डीएनए निकालें, या फिर और भी पक्का करना है जो मैं हमेशा बोलता हूँ, एमनियोसेंटेसिस करें। डाउन सिंड्रोम के लिए यदि डबल मार्कर हाई रिस्क नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं है कि डाउन सिंड्रोम नहीं होगा। 20 to 30% हो सकता हो। एंटी स्कैन सब कुछ फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंबाइंड में भी यदि रहे, तो उसकी जो पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू होती है, पक्के को पक्का, वो 6 से 7% होती है। मतलब बहुत सारी चीज़ें छूट सकती हैं। जो एनआईपीटी होती है, उसका भी पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू यदि है तो पक्का निकलने का चांस 60 से 64% है, और यदि नहीं है तो नहीं है, पक्का निकलने का चांस काफ़ी अच्छा है। तो कुछ हद तक आप देखेंगे कि जो एनआईपीटी का नेगेटिव यदि आता है तो डाउन सिंड्रोम होने का खतरा काफ़ी कम रहता है। पर यदि सब कुछ नेगेटिव है, उसके बाद भी कुछ परसेंटेज ऐसे रहते हैं जिसमें हम अनटिल अनलेस बच्चे का डीएनए सैंपल निकाल के एमनियोसेंटेसिस के माध्यम से नहीं करें, तो हम पक्का नहीं कर सकते। कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जिसमें सब स्क्रीनिंग टेस्ट लो रिस्क आया, नॉर्मल आया, फिर भी डाउन सिंड्रोम हुआ। ओव्यूलेशन के 7 दिन पहले प्रोजेस्टेरोन का मिनिमम और मैक्सिमम लेवल कितना होना चाहिए? ओव्यूलेशन के 7 दिन पहले नहीं, ओव्यूलेशन के 7 दिन पहले प्रोजेस्टेरोन कराने का बहुत लॉजिक नहीं रहता। प्रोजेस्टेरोन मैं नॉर्मली सेकेंड डे कराता हूँ, या फिर जिस दिन मैं एचसीजी का इंजेक्शन लगाऊंगा मैचुरेशन के लिए, तब प्रोजेस्टेरोन कराता हूँ। तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल यदि आप देखोगे तो 1 से 1.2 के भीतर ही रहना चाहिए। तब जाके यदि ऊपर भी रहा तो आप फ्रोज़न में चले जाइए, फ्रेश ट्रांसफ़र मत करिए। तो ये एक टेक्निकल इशू है, और इसको एंडोक्राइन या हार्मोन का बहुत लेवल पढ़ाना पड़ेगा, तब ये समझ में आएगा। अदरवाइज 7 दिन पहले प्रोजेस्टेरोन कराने का बहुत लॉजिक मैं नहीं कराता हूँ। यदि पहले बच्चे में रेटिनोब्लास्टोमा है तो क्या सेकंड प्रेगनेंसी में ये रिपीट हो सकता है? रेटिनोब्लास्टोमा जो एक चीज़ है, रेटिनोब्लास्टोमा अधिकतर डबल हिट हाइपोथेसिस करके एक प्रिंसिपल होता है। रेटिनोब्लास्टोमा क्यों हुआ? तो रेटिनोब्लास्टोमा का जो मेथड है रेटिनोब्लास्टोमा होने का, उसमें एक डिटेल्ड वीडियो मैं ज़रूर बना दूंगा कि रेटिनोब्लास्टोमा यदि किसी बच्चे को हुआ तो अगले बच्चे में फिर से होगा कि नहीं होगा। मैं डेफिनेटली रेटिनोब्लास्टोमा का बनाऊंगा। रेटिनोब्लास्टोमा एक डबल हिट हाइपोथेसिस करके होती है, और एक म्यूटेशन लेके यदि रहा तो दूसरा म्यूटेशन रेटिना में होगा कि नहीं होगा, इसका डिटेल वीडियो जरूर बनाऊंगा। 8 मंथ की प्रेगनेंसी में बच्चे का आइडियल वेट कितना होना चाहिए? देखिए, जो एक हम नियम चलता है कि 7 महीने कंप्लीट होने के बाद 28 वीक्स में बच्चे का, फीटस का या गर्भस्थ शिशु का जो वजन है वो 1 किलोग्राम होना चाहिए, 1000 ग्राम होना चाहिए। यदि 1000 ग्राम से कम है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ऐसे ही 1.5 ग्राम किलोग्राम या फिर 1.5 to 2 के बीच में, ये डिपेंड करता है कि पेरेंट्स कैसे साइज़ के हैं और बच्चे की ग्रोथ कैसी हो रही है।
पर डेफिनेटली 7 वीक्स के आखिरी में 28 वीक्स में 1 किलोग्राम का वजन होना चाहिए। जो टर्म प्रेगनेंसी होती है 2.5 किलोग्राम की होती है। क्या 4 मिलियन स्पर्म काउंट में प्रेगनेंसी पॉसिबल है नेचुरल? बिल्कुल पॉसिबल है, और इवन मेरे पास में कई 1 मिलियन के भी प्रेग्नेंट जो कपल हैं, हस्बैंड है, उनका हम आईवीएफ प्लान कर रहे थे और वो प्रेग्नेंट हो गए नेचुरली। तो 4 मिलियन में भी हो सकता है, बट प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी सीड का नंबर, स्पर्म का नंबर कम हो जाए तो प्रोबेबिलिटी, संभावना घटती है, तो टाइम ज़्यादा लग सकता है। अब ये पर्सनल चीज़ है कि आप कितना टाइम तक ट्राई करेंगे। ज़रूर ये ध्यान रखिए कि आपकी वाइफ की जो एज है वो भी बढ़ रही है और उसके साथ में आपकी वाइफ का एएमएच घट रहा है। एएमएच घटने से उधर से फिर अंडे का प्रॉब्लम चालू हो जाता है, तो बहुत वेट नहीं करना चाहिए। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए भी क्योंकि आप मेरे वीडियो देख के कमेंट करते हैं और सवाल पूछते हैं। हमें सवालों को लेने में भी बहुत अच्छा लगता है, और आप लोगों से एक गुजारिश हमेशा ये रहती है कि यदि आप कंटेंट को अच्छा पाते हैं, हमारे सवालों के जवाबों को अच्छा पाते हैं, आपको उससे कुछ फ़ायदा होता है, तो चैनल को देखिए भी, शेयर भी करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्रिप्शन बढ़ने से मुझे थोड़ा सा हौसला मिलता है। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।